तो बच्चे लोग अब हम लोग अगला चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। चैप्टर 18 है 11th एनसीईआरटी का, पेज नंबर 278 से शुरू होगा। इसमें कुल मिला के अपन 11 टॉपिक पढ़ेंगे। पहले टॉपिक देख लेते हैं नाम। पहला टॉपिक अपन पढ़ेंगे ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट्स। इसको इसी वीडियो के साथ कवर किया जाएगा। फिर पढ़ेंगे ब्लड ग्रुपिंग, इसमें एबीओ और आरएच ग्रुपिंग होगा। नेक्स्ट फर्दर वीडियो में कवर किया जाएगा ऐसा। फिर कोगुलेशन ऑफ ब्लड या फिर रुधिर का थक्का जमना। फिर लिम्फ टिश्यू फ्लूइड, अब हम देखेंगे कि लिम्फ क्या होता है, लिम्फ के बारे में जानेंगे। ठीक है। पांचवा है टॉपिक हमारा सर्कुलेटरी पाथवे। क्या क्या सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं हमारे अंदर। फिर ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे, हमारे इंसान के अंदर क्या क्या ह्यूमन सर्कुलेटरी पाथवे होते हैं। फिर कार्डियक साइकिल, कार्डियक साइकिल पूरा देखेंगे, किस प्रकार से हार्ट में ब्लड आता है जाता है, कितने दिन लगता है, ये सब। फिर पढ़ेंगे ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम पढ़ेंगे अपन। ईसीजी आप देखे होंगे सब, पीक्यूआरएसटी भी होता है, ईसीजी होता है वो। फिर पढ़ेंगे डबल सर्कुलेशन क्या होता है, हमारे बॉडी में होता है डबल सर्कुलेशन। फिर हार्ट का रेगुलेशन किस प्रकार से होता है, जिसको रेगुलेशन ऑफ कार्डियक एक्टिविटी बोलते हैं। और फिर देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ कार्डियोजेनिक सिस्टम। अब हमारा पहला टॉपिक है ब्लड एवं ब्लड कंपोनेंट। ब्लड क्या होता है? ब्लड एक प्रकार का कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। टिश्यूज के बहुत सारे टाइप होते हैं। एपिथेलियल टिश्यू, वैसे ही इसमें एपिथेलियल टिश्यू होता है, कनेक्टिव टिश्यू होता है। वैसे ये कौन सा टिश्यू है? कनेक्टिव टिश्यू है। ठीक है। जिसमें क्या क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स होता है, प्लाज्मा होता है और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। क्या क्या होता है? फ्लूइड मैट्रिक्स, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट होते हैं। इसके बारे में एक एक करके देखेंगे। सबसे पहले होता है प्लाज्मा। प्लाज्मा होता है 55% और दूसरा होता है फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट होता है 45%। जो वाटरी पार्ट होता है उसको प्लाज्मा बोलते हैं, और दूसरा जिसमें सेल्स होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स होते हैं, उसको क्या बोलते हैं? हमारा फॉर्म्ड एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। पहले प्लाज्मा के बारे में देख लेते हैं। प्लाज्मा कलर क्या होता है? स्ट्रॉ कलर होता है। स्ट्रॉ कलर क्या होता है? पेल येलो, मतलब हल्का येलो को स्ट्रॉ कलर बोला जाता है। दूसरा प्लाज्मा क्या है? विस्कस होता है, विस्कोसिटी होता है प्लाज्मा में। और फिर इसमें प्लाज्मा के अंदर होता है क्या है? देखो, वाटर होता है, प्रोटीन होता है और मिनरल्स होते हैं। क्या होता है? वाटर होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं। वाटर कितना होता है? 90 से 92% तक वाटर होता है। प्रोटीन होता है 6 to 8% प्रोटीन होता है। कौन कौन से प्रोटीन होते हैं? एल्बुमिन होता है, ग्लोबुलिन होता है, फिब्रिनोजन होते हैं। एल्बुमिन, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन। एल्बुमिन का क्या काम होता है? ऑस्मोटिक प्रेशर बनाए रखना। ऑस्मोटिक बैलेंस क्या होता है? ऑस्मोटिक बैलेंस जैसे ब्लड वेसल है, ब्लड वेसल से जब ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड फ्लो हो रहा है, तो ब्लड फ्लो होने की वजह से ये वेसल की वॉल पे प्रेशर लगाता है, जिस प्रेशर को बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। और उसी हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर को बैलेंस करता है ये ऑस्मोटिक प्रेशर। अगर वो बैलेंस नहीं होगा तो क्या हो जाएगा? एडिमा हो जाएगा। इसलिए प्रोटीन डाइट लेने के लिए बोलते हैं, ताकि प्रोटीन अपने को ज्यादा मिले। फिर दूसरा है ग्लोबुलिन। ग्लोबुलिन क्या करता है? डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। डिफेंस मैकेनिज्म कैसे बनाता है? ग्लोबुलिन से बनते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन्स, आईजी बनते हैं। इम्यूनोग्लोबुलिन्स बहुत टाइप के होते हैं, वो कहीं और का टॉपिक है, यहाँ का बात नहीं है। ठीक है। फिर फिब्रिनोजन होता है। फिब्रिनोजन क्या काम करता है? क्लॉटिंग और कोगुलेशन हेल्प करता है। क्लॉटिंग कोगुलेशन आगे टॉपिक में आएगा, दूसरे तीसरे टॉपिक पे आने वाला है। तो क्लॉटिंग कोगुलेशन, जब भी छिल कट जाता है, खून निकलने लगता है, तो खून को रुकना भी होता है बहने से, तो उसमें किसका रोल होता है? फिब्रिनोजन का रोल होता है। फिर इसके अलावा प्लाज्मा में क्या होता है? मिनरल्स होते हैं। ये स्मॉल अमाउंट में होते हैं, इसलिए इसका परसेंटेज नहीं दिया गया है, वेरी कर सकते हैं। क्या क्या होते हैं? सोडियम होता है, कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, बाइकार्बोनेट होता है, क्लोराइड, ये सारे मिनरल्स होते हैं। अब एक और चीज ध्यान रखना है कि प्लाज्मा में अपने को क्लॉटिंग फैक्टर्स मिलते हैं। क्लॉटिंग फैक्टर्स कुल मिला के 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं, लेकिन ये किस फॉर्म में होते हैं? इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। कौन से फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। अब एक बात है जानने का कि सीरम क्या को बोलते हैं? सीरम आपने सुना होगा, सीरम सैंपल देते हैं कई सारे बीमारियों का जांच कराने के लिए। सीरम क्या होता है? जब प्लाज्मा से ही क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, प्लाज्मा से क्लॉटिंग फैक्टर को निकाल देते हैं, तो इसको सीरम बोला जाता है। अब हम पढ़ रहे हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स पे। फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने होते थे? 45% होते थे। क्या होते थे? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट। देखिए, आरबीसी का नाम होता है इरिथ्रोसाइट, इरिथ्रो मतलब होता है रेड, और डब्ल्यूबीसी का नाम होता है ल्यूकोसाइट, ल्यूको मतलब होता है व्हाइट या कलरलेस। और फिर थ्रोम्बोसाइट, थ्रोम्बोसाइट मतलब जो थ्रोम्बस बनाने में या फिर कोगुलेशन में हेल्प करता है, उसको थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। अब आरबीसी के बारे में पढ़ रहे हैं। आरबीसी या फिर इरिथ्रोसाइट के बारे में पढ़ रहे हैं। आरबीसी सबसे ज्यादा नंबर में कौन होता है तीनों सेल में? मोस्ट अबंडेंट कौन होता है? आरबीसी होता है। एक एडल्ट मैन में कितना आरबीसी होता है? 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम। कितना होता है? 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक एमएम आरबीसी होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन कहां पे होता है? रेड बोन मैरो में होता है। कहां होता है? रेड बोन मैरो।
कोई भी लॉन्ग बोन होता है, कोई भी लॉन्ग बोन है, ये मान के चलिए एक बोन है, बीच में होता है बोन मैरो, बोन के बीच में क्या होता है, बोन मैरो होता है, वहीं पे होता है आरबीसी का फॉर्मेशन, ठीक है। फिर आरबीसी के अंदर एक ऐसा सेल होता है जिसमें न्यूक्लियस नहीं होता, आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता, इसी कारण इसका शेप क्या होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है, दोनों तरफ चपटा होता है, बाइकॉन्केव शेप होता है, ठीक है। फिर आरबीसी के अंदर एक पिगमेंट होता है, रेड कलर पिगमेंट, ऑक्सीजन कंटेनिंग पिगमेंट होता है या गैस कंटेनिंग पिगमेंट होता है, जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन आप सभी जानते होंगे, टेस्ट होते रहता है हीमोग्लोबिन का, सभी का होते रहता है, ठीक है। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अच्छा एमसीक्यू बन सकता है कि हीमोग्लोबिन में एक कौन सा एलिमेंट होता है, आयरन होता है, और आयरन कौन से फॉर्म में होता है, फेरस फॉर्म में होता है कि फेरिक फॉर्म में होता है, तो फेरस फॉर्म में होता है। Fe2+ को फेरस बोला जाता है, Fe3+ को फेरिक बोला जाता है, पता है आपको, ठीक है। एक हीमोग्लोबिन कितने ऑक्सीजन से बाइंड कर सकता है, एक हीमोग्लोबिन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर सकता है, कितने, 4। और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। अब इसका काम क्या होता है, हीमोग्लोबिन का 2 काम होते हैं, ये ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस, जो भी हमारे गैस का एक्सचेंज करना है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जो एक्सचेंज हो रहा है, यही इसका मुख्य काम होता है। फिर एक इंपॉर्टेंट है कि एक हेल्दी एडल्ट में हीमोग्लोबिन होता कितना है, एक हेल्दी एडल्ट में हीमोग्लोबिन होता है 12 से 16 ग्राम पर 100 ml। कितना होता है, 12 से 16 ग्राम पर 100 ml होता है हेल्दी एडल्ट में। मेल टू फीमेल वेरी करता है, लेकिन अपने एनसीईआरटी में ये दिया है तो हम ये इसको देख रहे हैं, ठीक है। फिर एक आरबीसी कितना जीता है, एक आरबीसी एवरेज 120 दिन जीता है, कितना जीता है, 120 दिन जीता है। एक एक पॉइंट जो इसमें पढ़ रहे हैं एमसीक्यू में, आगे आप नीट वगैरह का तैयारी करेंगे तो एक एक पॉइंट इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर अब देखते हैं कि इसका डिस्ट्रक्शन कैसे होता है आरबीसी का। आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होता है, आरबीसी है 120 दिन जीता है तो कहीं तो मरता होगा ना जाके, तो ये मरता कहां पे है, स्प्लीन। स्प्लीन नाम का ऑर्गन होता है, कहां होता है, हमारे लेफ्ट साइड में, अपर लेफ्ट एब्डोमेन में होता है, क्या होता है, स्प्लीन होता है। स्प्लीन को क्या बोलते हैं, तिल्ली भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जाके आरबीसी मरता है, इसलिए मरता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी, या फिर आरबीसी का कब्रिस्तान बोलते हैं। इसके बाद है हमारा डब्ल्यूबीसी है, जिसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ये व्हाइट कलर की होती है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं होता, लैक ऑफ हीमोग्लोबिन होता है, इसलिए ये कलरलेस होती है, ठीक है। इन सेल्स में न्यूक्लियस होता है, क्या होता है, इसमें न्यूक्लियस, आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं था, इसमें न्यूक्लियस होता है। इनका नंबर कम होता है, 6000 से 8000 पर mm³ होता है, आरबीसी की तुलना में बहुत कम होता है। ये शॉर्ट लिव्ड होती है, इनमें बहुत सारे सेल होते हैं, इसके स्पेसिफिक लाइफ ड्यूरेशन नहीं दिया गया। 5 प्रकार के सेल अभी देखेंगे, डब्ल्यूबीसीज होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ये 2 कैटेगरी में बांटते हैं डब्ल्यूबीसी को, एक होता है ग्रैनुलेटेड, दूसरा होता है एग्रैनुलेटेड। ग्रैनुलेटेड उसको बोलेंगे जिसके साइटोप्लाज्म में, अगर ये न्यूक्लियस है तो जिसके साइटोप्लाज्म में कुछ स्पेसिफिक ग्रैन्यूल्स होंगे उसको ग्रैनुलेटेड बोलेंगे, और जिसके में नहीं होंगे उसको एग्रैनुलोसाइट्स बोलेंगे। ग्रैनुलोसाइट्स में 3 होते हैं हमारे, न्यूट्रोफिल्स होते हैं, इओसिनोफिल्स होते हैं, बेसोफिल्स होते हैं। न्यूट्रोफिल मोस्ट एबंडेंट या सबसे ज्यादा कौन होता है, न्यूट्रोफिल होता है, 60 to 65% न्यूट्रोफिल होता है, और सबसे कम कौन सा होता है, बेसोफिल होता है, 0.5 to 1% बेसोफिल होता है। इओसिनोफिल कितना होता है, 2 to 3% इओसिनोफिल होता है। ये सब हो गए हमारे ग्रैनुलोसाइट, मतलब जिनके साइटोप्लाज्म में आपको ग्रैन्यूल्स मिलेंगे। अब है एग्रैनुलोसाइट, एग्रैनुलोसाइट्स में आपको ग्रैन्यूल्स नहीं मिलेंगे। इसमें क्या क्या होता है, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट कितना होता है, 20 to 25% लिम्फोसाइट होता है, मोनोसाइट 6 to 8% हमारा मोनोसाइट होता है। अब ये सब का अपन फंक्शन देखते हैं कि क्या होता है। सबसे पहले ये न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का फंक्शन, हमारा न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट का फंक्शन फैगोसिटिक फंक्शन होता है। फैगोसिटिक फंक्शन क्या होगा, ये एक सेल है, इसके पास अगर कोई एंटीजन आएगा तो इस एंटीजन को खा जाएगा, अपने अंदर ले लेगा और उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, उसको क्या बोलते हैं, फैगोसिटिक फंक्शन आएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं फैगोसिटिक सेल। कौन से होते हैं, न्यूट्रोफिल और मोनोसाइट होते हैं। अब देखते हैं बेसोफिल्स का फंक्शन। बेसोफिल्स क्या करते हैं, ये कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं, जैसे हिस्टामिन, सेरोटोनिन या हेपरिन। इनका रिस्पांस कहां होता है, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस पे इनका रिस्पांस होता है। फिर अपन देखते हैं इओसिनोफिल। इओसिनोफिल क्या करता है, एलर्जिक रिएक्शन। जिन लोगों को एलर्जी होता है धूल दर से, उनके में इओसिनोफिल बोलते हैं ना, स्नोफिलिया हो गया, वो एक्चुअल में इओसिनोफिलिया, इओसिनोफिल्स बढ़ गया इसलिए ऐसा बोला जा रहा है। फिर आखिरी में हमारे लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट 2 टाइप के होते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बी लिम्फोसाइट होता है, टी लिम्फोसाइट होता है। इनका काम क्या होता है, इम्यून रिस्पांस ऑफ द बॉडी में इनका काम होता है। आखिरी सेल है अपना प्लेटलेट, या फिर थ्रोम्बोसाइट बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट कहां से बनता है, देखो बोन मैरो से एक सेल बनता है जिसको क्या बोलते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स। मेगाकैरियोसाइट्स में मल्टीपल न्यूक्लियस होते हैं, और यही टूट टूट के क्या बनाते हैं हमारे, जब वो ब्लड में आते हैं बोन मैरो से प्लेटलेट्स बनाते हैं। प्लेटलेट्स का नंबर कितना होता है, 1.5 to 3 मिलियंस होता है, ठीक है।
सॉरी 1.5 to 3 मिलियंस नहीं है, ये लाख है, गलत बोला हमने, 1.5 to 3 लाख पर mm³ ऑफ ब्लड, ठीक है। फिर इसका काम क्या होता है, कोगुलेशन या क्लॉटिंग, क्लॉटिंग या कोगुलेशन में होता है। अगर इसका संख्या कम हो जाए तो क्या होता है, एक्सेसिव ब्लीडिंग होता है, जो कि हमारे बॉडी के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इस प्रकार हमारे ब्लड एंड ब्लड कंपोनेंट का पूरा वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।